डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर बढ़ा कार्रवाई का दबाव। मैं लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, हमले की निंदा का प्रस्ताव हुआ पारित। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं। हमले के बाद अब कैसा है पहलगाम में माहौल? कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत की बात होती रही है, उस पर कहीं न कहीं चोट है, इसलिए ये गुस्से में हैं। कनाडा में आज हो रहे हैं आम चुनाव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं आराधना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। जेपी नड्डा बने रहेंगे अध्यक्ष। आरएसएस और बीजेपी की तनातनी से जोड़कर देखी जा रही है चुनाव में हो रही देरी। पटियाला हाउस कोर्ट ने मानी एनआईए की मांग, 12 दिन और बढ़ी तहव्वुर राणा की रिमांड। 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था तहव्वुर राणा। ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जारी किया नोटिस। कड़े कदम उठाने की जरूरत पर दिया जोर। लोक गायिका नेहा राठौर पर एफआईआर दर्ज, देश विरोधी पोस्ट करने का आरोप। गायिका ने कहा था, पहलगाम हमले का बिहार चुनाव में किया जाएगा इस्तेमाल। भारत फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा भारत। 2028 में शुरू होगी जेट्स की डिलीवरी। पुतिन ने की 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा। 9 मई को होने वाले विजय दिवस के मद्देनजर रूसी राष्ट्रपति का फैसला। 8 मई की मध्यरात्रि से 11 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा युद्ध विराम। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का पता नहीं चल सका है। सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल नजर आ रही है। आज सुबह जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, वहीं दोपहर बाद रक्षा मामलों की संसदीय समिति की भी बैठक हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। इन सब के अलावा राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। सोमवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और करीब 40 मिनट तक बात की। बातचीत किस मुद्दे पर हुई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले राजनाथ सिंह की सेना प्रमुख से हुई मुलाकात से स्पष्ट था कि बात किस मुद्दे पर हुई होगी। उसके बाद रक्षा मामलों की संसदीय समिति की भी बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के अलावा हमले के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरी घटना पर गहरा दुख जताया। खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। सोमवार सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार से एक बार फिर कई सवाल पूछे, जिसमें सुरक्षा में हुई चूक से लेकर जवाबदेही तय करने वाले सवाल भी शामिल थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में न पहुंचकर चुनावी सभा करने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। जयपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन में खड़गे बोले, उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए, यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो।
वो, और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो। मेरी 56 इंच छाती है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है। 24 अप्रैल को नई दिल्ली में पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम में थे। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सरकार का पूरा साथ देने की घोषणा की थी। लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि CWC की बैठक में इस बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। इस बीच पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच लगातार तीसरी रात भी गोलीबारी हुई। दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और एक दूसरे के नागरिकों के वीजा भी बंद कर दिए गए हैं। 24 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान वापस गए हैं। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं। साथ ही पिछले 4 दिनों में कुल 850 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से भारत लौटे हैं, जिनमें 14 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं। पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में कैसा है माहौल, ये जानने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से, जो इस समय जम्मू कश्मीर में है। अब से कुछ देर पहले वो पहलगाम में ही थे। इस घटना को लेकर 2 बातें हो रही हैं समीर जी। एक तो ये कि 22 तारीख की घटना है, आज 28 तारीख बीत रही है और पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने जो पहले देखा है कि यहाँ के लोग काफी गुस्से में हैं। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि जो कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत की बात होती रही है, उस पर कहीं ना कहीं चोट है, इसलिए ये गुस्से में हैं। और ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट जो हैं उनके प्रति काफी सम्मान रखते हैं, प्रेम रखते हैं और उनको बचाने के लिए यहाँ नज़ाकत जैसे लोग, जो युवा हैं, जो टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते थे जी। वो सब आपने देखा कि वो सब आए बचाए इन लोगों, ऐसे टूरिस्ट लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं और ऐसे मैं कहूँ कि टूरिस्टों ने आना बंद किया ही नहीं, तो ये बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि टूरिस्ट 23 तारीख को भी आए हैं, टूरिस्ट 24, हाँ संख्या थोड़ी सी कम हुई है, जरूर 30% कम हो गए हैं। होटल्स जो हैं वहां पर थोड़ी टूरिस्टों का जो दाखिला है, उनका जो आने का क्रम है वो कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो टूरिस्ट आ रहे हैं। जो डर बताया जा रहा है वैसा डर नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन और बाकी सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो बहुत कड़े कर दिए गए हैं, बहुत कड़े। जी। और आज राजीव जी, विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां भी देखा कि नेताओं ने जिस तरह से इसको लेकर एक लोगों के, मृतकों के प्रति संवेदना जताई और उनको भी इस बात का बड़ा कष्ट था, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या दूसरे नेता हो, कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए और हम उनको एक तरह से बचा नहीं पाए या उनके साथ जो कुछ हुआ उसको हम रोक नहीं पाए। इसको लेकर वहाँ के आम लोगों में भी बहुत फीलिंग है। और एक दूसरी चीज ये कि अभी भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई चैनलों में, जो यूट्यूब चैनल है और डिजिटल चैनल है, उन पर रोक लगाई है।
क्या वहाँ के लोग इस तरह के चैनलों को देखते हैं या फिर उससे दूर रहते हैं? कुछ कोई जानकारी या किसी ने आपसे ये सारी बातें शेयर की हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ के लोग शेयर ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए और ख़ासकर एक जो मीडिया अपने यहाँ का है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं लोग, उस मीडिया का बहिष्कार तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की बात आती है, तो अब पाकिस्तान के प्रति यहाँ पर वैसा कहीं भी जो एक कहा जाता था, मैंने कभी अपने कान से सुना नहीं, लेकिन कहा जाता था कि कुछ एक वर्ग है जिसमें लगाव दिखाई देता है पाकिस्तान के प्रति, वैसा कोई लगाव नहीं है। और तीसरी बात, ऐसे चैनल्स जो पाकिस्तानी चैनल्स जो बंद किए गए हैं, यूट्यूब चैनल्स को बंद किए गए हैं, इसको लेकर कोई भी यहाँ किसी भी ढंग की बातचीत नहीं है। यानी साफ है कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग जो टूरिज्म को अपना व्यवसाय मानकर चलते हैं, वो अभी दोबारा टूरिज्म के फिर से खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं समीर जी। और साथ साथ वो काफी दुखी हैं कि हमारा कश्मीर, जहां पर इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात होती रही है, ये बदनाम हुआ है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि यहाँ एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई हिंदू और मुस्लिम कह के, उस नैरेटिव को भी इस कश्मीर के लोगों ने दूर करने की कोशिश की है। और हमने नजाकत जैसे लोगों को देखा, आदिल जैसे लोगों को देखा जिसने अपनी जान गंवा दी, नजाकत अपनी जान पर खेलकर 11 टूरिस्टों को बचाया। तो ये सब कहता है और यहाँ के लोग कहते हैं कि हम अपनी इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं, आप आइए हमारे राज्य में घूमिए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। कश्मीर को यहाँ के लोग या दुनिया भर के लोग जो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, तो उस जन्नत को ये दिखाना भी चाहते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ही शांति है। पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन में कोई भी इसका किसी भी ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। कनाडा में आम चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। इस चुनाव में मौजूदा लिबरल पार्टी के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का मुकाबला कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिएवरे से है। वोटिंग के बाद ही चुनाव नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद हो रहा है, जिन्हें असंतोष के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। और जानकारी दे रही हैं आराधना। कनाडा में ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब कनाडा अपने पड़ोसी देश अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। चुनाव के नतीजे 30 अप्रैल या 1 मई को आएंगे। यूं तो कनाडा में आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने ये कहकर नए चुनाव का ऐलान किया था कि उन्हें ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए। 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो ने इस साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री चुना गया था। कनाडा में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन बहुमत खो देने पर या फिर पीएम चाहे तो समय से पहले संसद भंग कर नए चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। कनाडा के संघीय चुनाव में मतदाता सीधे पीएम के लिए वोट नहीं डालते हैं, बल्कि वो संसद के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। कनाडा में 343 संघीय क्षेत्र हैं, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या चुनावी जिले भी कहा जाता है। हर चुनावी जिले के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 सीट होती है। निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की हर सीट पर चुनाव होता है। कनाडा में इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से 4 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं: लिबरल्स, कंजर्वेटिव, न्यू डेमोक्रेटिक और ब्लॉक क्यूबिकॉइस। लिबरल पार्टी 2015 से सत्ता में है और तब जस्टिन ट्रूडो पीएम चुने गए थे। जब संसद को भंग किया गया, उस वक्त लिबरल पार्टी के पास 153 सीटें थी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी 120 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी हुई थी। ब्लॉक क्यूबिकॉइस 33 सीटों के साथ संसद में तीसरी बड़ी पार्टी थी और एनडीपी के हिस्से में 24 सीटें थी। ग्रीन पार्टी को बीते चुनाव में केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। कनाडा के संघीय चुनावों में पंजाबी समुदाय के वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। यही वजह है कि इस बार पंजाबी मूल के 65 उम्मीदवार राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ओपिनियन पोल्स में पहले कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद ओपिनियन पोल्स में दोनों दलों यानी लिबरल्स और कंजर्वेटिव के नंबर्स में खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों के बाद कनाडा के चुनाव में उम्मीदवारों के बीच टक्कर बेहद कड़ी नजर आ रही है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता की सुविधा देने में इसराइल की जिम्मेदारी को लेकर सुनवाई शुरू हुई है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2024 के एक अनुरोध पर दर्ज किया गया है। जब इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब महासभा ने ICJ से इस मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगा था। मार्च 2025 से इसराइल ने गजा में मानवीय सहायता के प्रवेश को पूरी तरह रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने गजा में गंभीर खाद्य संकट की चेतावनी दी है। गजा में फलस्तीनियों को सहायता देने वाली मुख्य एजेंसी UNRWA है। इसराइल ने एजेंसी पर हमास से प्रभावित होने का आरोप लगाया है। इस आरोप को कई स्तरों पर चुनौती दी गई है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। IPL 2025 से पहले हुई मेगा नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी ने पूरी रणनीति के साथ खिलाड़ियों को रिटेन किया और खरीदा। हर फ्रेंचाइजी को अधिकतम 6 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति थी। इसके बाद नीलामी में कई बड़े नामों पर मोटी रकम लगाई गई। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने उम्मीद पर खरा ना उतरते हुए खराब प्रदर्शन किया। इन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया जा चुका है और इनके अगले सीजन से पहले रिलीज होने की भी संभावना है। आइए ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। इसमें पहला नाम तुषार देशपांडे का है। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को 6 करोड़ में खरीदा था। तुषार ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन राजस्थान के लिए वो फ्लॉप रहे। 8 मैचों में उन्होंने 11 की खराब इकोनॉमी रेट से रन लुटाए और सिर्फ 6 विकेट लिए। उनका ये प्रदर्शन टीम के लिए निराशाजनक रहा है। दूसरे नंबर पर आकाशदीप। लखनऊ सुपर जायंट्स ने तेज गेंदबाज आकाशदीप पर 8 करोड़ रुपए का दाम लगाया, लेकिन 4 मैचों में उनकी इकोनॉमी 12 से ज्यादा रही और उन्होंने सिर्फ 3 विकेट हासिल किए। खराब फॉर्म के चलते उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। आकाशदीप का ये प्रदर्शन फ्रेंचाइजी की उम्मीदों से कोसों दूर रहा। तीसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा था, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। 9 मैचों में 22 की औसत से उन्होंने सिर्फ 135 रन बनाए, जिसमें 60 रन एक ही पारी में आए। इस दौरान उन्होंने केवल 4 छक्के लगाए। वेंकटेश का यह फॉर्म अगले सीजन से पहले उनकी रिलीज की ओर इशारा करता है। चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल। पंजाब किंग्स के लिए ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। 7 मैचों में उन्होंने सिर्फ 48 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 98 और औसत 8 रहा। पिछले सीजन में भी वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए असफल ही रहे थे। मैक्सवेल का लगातार खराब प्रदर्शन उन्हें अगले सीजन से पहले रिलीज का प्रबल दावेदार बनाता है। वहीं आखिरी नंबर पर जैक फ्रेजर मैकगर्ग हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने जैक फ्रेजर को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिन्होंने पिछले सीजन में विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार 6 मैचों में वो सिर्फ 55 रन ही बना सके, जिसमें उनकी औसत 9 और स्ट्राइक रेट 106 रही। खराब फॉर्म के कारण उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। IPL 2025 में मेगा नीलामी के बाद कई खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी, लेकिन तुषार देशपांडे, आकाशदीप, वेंकटेश अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल और जैक फ्रेजर जैसे नाम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इनका खराब प्रदर्शन फ्रेंचाइजी के लिए चिंता का विषय है। अगले सीजन से पहले इन खिलाड़ियों के रिलीज होने की संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है। फ्रेंचाइजी अब नई रणनीति के साथ बेहतर खिलाड़ियों की तलाश में जुट जाएगी। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट साहित्य और संस्कृति की दुनिया से। दिल्ली में रविवार को हुए 2 अहम कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आज के माहौल में भी कविता और साहित्य की तमाम विधाएं सामाजिक चेतना का एक अहम माध्यम बन रही हैं। दिल्ली में आमतौर पर शनिवार और रविवार का दिन ऐसे आयोजनों के लिए बेहतर माना जाता है। नाटक हो, संगीत हो या फिर काव्य गोष्ठियाँ या पुरस्कार या सम्मान समारोह। यह उम्मीद की जाती है कि हफ्ते भर की भागम भाग के बाद कुछ पल रचनात्मक और कलात्मक हो। कुछ शाम कविता, रंगमंच या संगीत, नृत्य के नाम रहे और दिल्ली में यह सिलसिला लगातार बरकरार रहता है। इस रविवार को कार्यक्रम तो कई थे, लेकिन 2 कार्यक्रमों ने प्रबुद्ध साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को एकजुट किया।
एक तरफ शीला सिद्धांतकर सम्मान समारोह में लोगों ने कविताएं भी सुनी और आज के दौर में साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत पर चर्चा भी की। वहीं एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर की ओर से हर महीने के आखिरी रविवार को आयोजित डायलॉग कार्यक्रम में 7 कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। वयोवृद्ध चित्रकार और कलाकार पद्मश्री अजीत कौर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में की थी और तब से लगातार कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद यह कार्यक्रम चल रहा है। एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट और जाने माने पत्रकार, कलाकार और कवि देव प्रकाश चौधरी इस आयोजन को अब एक नए अंदाज में करने लगे हैं। इसके तहत इस बार दिविक रमेश, कमलेश भट्ट कमल, डॉक्टर वीरेंद्र शेखर, विज्ञान भूषण, शालिनी द्विवेदी, डॉक्टर आदर्श कुमार और वंदना यादव ने अपनी कविताएं सुनाई और कम शब्दों में आज के हालात पर गहराई से अपनी बात कही। दूसरी तरफ एक अन्य कार्यक्रम में युवा कवि संध्या निवेदिता को 18वें शीला सिद्धांतकर सम्मान से नवाजा गया। इलाहाबाद की संध्या निवेदिता को यह सम्मान मशहूर इतिहासकार उमा चक्रवर्ती ने प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह सुनो जोगी एवं अन्य कविताओं के लिए दिया गया। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी की अध्यक्षता में शिवमंगल सिद्धांतकर, ज्योतिष जोशी और ज्ञानचंद बागड़ी की निर्णायक समिति ने इस सम्मान का फैसला किया। समारोह में रामजी यादव और कर्ण सिंह चौहान की शीला सिद्धांतकर पर बनाई गई फिल्म भी दिखाई गई। सम्मानित कवि संध्या ने अपने वक्तव्य में शीला सिद्धांतकर की कविताओं और जीवन संघर्षों को याद किया और उनकी व्यक्तित्व की विशिष्टताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कविता को जीवन मर्म की संज्ञा दी और कहा कि वे अपनी रचनाओं को जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करती हैं। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर पर लिखी भारत के आंसू शीर्षक कविता का पाठ किया, जो हाल की दुखद घटना से जुड़ती है। जाहिर है ऐसे तमाम साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन बदलते वक्त में एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।